अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैंने जैसे कि आपसे बात की थी कि हम वीडियो लेक्चर के ज़रिए यूट्यूब पर वीडियो लेक्चर के ज़रिए डेफिनेटली मैं आप साथ लेके चलूँगा। तो आज हम अपने पहले वीडियो लेक्चर की तरफ आ रहे हैं और हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ केमिकल काइनेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, केमिकल काइनेटिक्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको देखिए। पहला लेक्चर आज इसका कुछ जर्नल इसके अंदर इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनके हवाले से है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स। तो स्टूडेंट्स देखिए कि केमिकल काइनेटिक्स डील विद द केमिकल रिएक्शन, यानी कि ये असल में ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जो केमिकल रिएक्शन के साथ डील करती है और एक्सप्लेन करती है, यानी केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या क्या चीजें एक्सप्लेन करती है वो पॉइंट्स के अंदर मैंने लिखी ताकि आप बात समझ सकें। एंड एक्सप्लेन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसका मतलब है ये ब्रांच केमिकल काइनेटिक्स की केमिकल रिएक्शन के रेट को एक्सप्लेन करती है। और इसी तरह से दूसरे फैक्टर की तरफ आए, फैक्टर अफेक्टिंग और फैक्टर दैट कंट्रोल द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। लाइक आप कह सकते हैं कि हमारे पास प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मोल्स है, डिफरेंट फैक्टर्स बेटे जो हम इंक्रीज करते हैं तो रेट इंक्रीज, कंसंट्रेशन है, इस तरह हमारे पास डिफरेंट पीएच, बहुत सारे फैक्टर जो हैं वो यकीनन हम एक्सप्लेन करेंगे जो रिएक्शन के रेट को अफेक्ट कर सकते हैं। इनको भी हम केमिकल काइनेटिक्स के अंदर ही डिस्कस करते हैं। और इसी तरह से जो थर्ड चीज है, थर्ड जो पॉइंट है वो है मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। इसका मतलब है हम ये देखते हैं कि रिएक्शन कितने स्टेप्स में हो रहा है, वो उसका मैकेनिज्म क्या है, वो कैसे प्रोसीड आउट कर रहा है। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स जो पहला पॉइंट हमने आज एक्सप्लेन करना है वो ये है कि केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द केमिकल रिएक्शन एंड इट एक्सप्लेन्स रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड देन द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। अब इसी तरह से हम इस चैप्टर में मौजूद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो टर्म हमारे पास है वो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो अगर आप गौर फरमाएं तो हमारे पास जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है ये क्या है? हमने कहा ये स्पीड विद विच केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, यानी कि ये वो स्पीड है जिसके साथ कोई केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होता है। ये केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में जाने की रफ्तार है कि रिएक्टेंट कितनी जल्दी प्रोडक्ट में जा रहे हैं, जितनी तेजी से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहे हैं आप कह लेंगे हमारे पास उस रिएक्शन का रेट उतना ही ज्यादा होगा। तो बेटे बात ये है, सपोज कर लेता हूं मैं कि मेरे पास ये रिएक्शन ए है और ये रिएक्टेंट बी में जा रहा है, रिएक्शन एक मौजूद है, फिर इसी तरह से एक और रिएक्शन है, इसमें ए और बी जो है वो मौजूद है। इसके बेटे मेरे पास 5 ग्राम है, इसके भी 5 ग्राम हैं। बेटे बात ये है मैंने नोट किया कि 5 सेकंड में 5 सेकंड, इन दोनों का 5 सेकंड के लिए मैंने टाइम नोट किया। तो क्या हुआ, मुझे पता चला कि ये जो ए है ये 5 सेकंड में कितने 3 ग्राम कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, और ये जो दूसरा रिएक्शन है इसमें जो ए है ये 5 का 5 ग्राम ही रिएक्शन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब अब जरा देखिए कि द स्पीड विद विच केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। अब देखें स्पीड किस रिएक्शन की ज्यादा है, ये 5 सेकंड में सारे के सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चले गए, ये 5 सेकंड में कुछ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में गए हैं, अभी उनकी कंसंट्रेशन बाकी है। इसका मतलब है जितना जल्दी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएंगे, जितना जल्दी रिएक्शन टेक प्लेस होगा उतना ही रेट बेटे ज्यादा होता है, उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन हम कहते हैं कि उसका ग्रेटर रेट ऑफ रिएक्शन है। सुनने बात ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन दो तरह का होता है। रेट ऑफ रिएक्शन को हम दो तरह से स्टडी कर सकते हैं और वो दो डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी हैं? एक बेटे डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और दूसरा बेटे इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। इसका मतलब है यही दो रिएक्शन जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, इन दोनों रिएक्शन को मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कि अगर मैं रिएक्शन का रेट लिखना चाहता हूं विद रिस्पेक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए तो मैं क्या लिखूंगा? माइनस डी बाय डी टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और जो माइनस साइन है इस रिएक्शन में, माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है? माइनस साइन इंडिकेट्स दैट द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डिक्रीजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम, whereas this is the rate of reaction
बाय द टर्म ऑफ इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। और इसमें मैं रेट कैसे लिखता हूं, डी रेट ऑफ चेंज। ये डी बाय डी का मतलब है रेट ऑफ चेंज। और ये जो बी ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स किसको रिप्रेजेंट करती हैं स्टूडेंट्स? ये स्क्वायर ब्रैकेट्स रिप्रेजेंट करती हैं यकीनन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को, या ये किसी भी रिएक्शन में मौजूद मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन को जाहिर करती हैं। तो इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी रिटन इन टू टर्म्स। वो दो टर्म्स कौन सी हमारे पास? एक इन टर्म ऑफ इंक्रीज इन द प्रोडक्ट, and the second one is increase or decrease in the moles of or the concentration of the reactants। तो जब डिक्रीज होगी रिएक्टेंट कंसंट्रेशन तो माइनस में साइन लिखेंगे, और जब इंक्रीज होगी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के हिसाब से लिखना चाहें तो फिर पॉजिटिव का साइन आएगा। इसका मतलब है नेगेटिव और पॉजिटिव के साइन डिक्रीज इन द रिएक्टेंट एंड द कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द प्रोडक्ट को जाहिर कर रहे हैं। इसी तरह से आप देखिए कि मेरे पास एक रिएक्शन है जिसमें A + B रिएक्ट कर रहे हैं और बन क्या रहा है C + D। अब आप तवज्जो फरमाइए, इस रिएक्शन का रेट क्या होगा? विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ A फिर डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ B, दोनों इक्वल हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ B एंड दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ C एंड दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ D। So this represents that the rate of concentration of A is decreasing. Similarly, in the same rate of concentration of B is decreasing, and the rate of concentration of C is increasing, similar to the rate of concentration of D. So it means that, dear students, we are having two things. The concentration of the reactant is decreasing, while the concentration of product is increasing. But you know that at a time comes when the rate becomes equal. So that's why both of these rates are equal to each other. And the reaction which involve the coefficients, वो reaction students जिनमें coefficients involve होते हैं, जिनमें कोई पावर में चीज मौजूद होती है, जैसे A मोल ऑफ A है, मतलब मैं यहाँ पे कोई भी मोल है 2 मोल 3 मोल लिखते हैं, B मोल ऑफ B है, फिर C मोल ऑफ C प्रोडक्ट बन रहा है और D मोल ऑफ D प्रोडक्ट बन रहा है, उसके लिए आप रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? तो स्टूडेंट्स यू कैन वॉच दैट कंसंट्रेशन ऑफ A, ये जो मोल है 1 ओवर लिखूं, इन डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ मोल ऑफ A इनटू dA by dt इज इक्वल टू, ये नंबर ऑफ मोल हमारे पास -1 ओवर में आ जाएंगे, यहां पर -1 ओवर B और फिर रेट ऑफ डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ B एंड दैट इज इक्वल टू 1 ओवर C और बेटा D the rate of change in concentration of C, फिर इसी तरह 1 over D and rate of change in concentration of D। तो dear students, अगर हमारे पास इस रेट एक्सप्रेशन के अंदर कोएफिशिएंट्स आ जाएंगे तो हम उसे 1 ओवर लिखेंगे, और जितने भी कोएफिशिएंट्स होंगे रिएक्टेंट प्रोडक्ट के साथ वो 1 ओवर में आ जाएंगे। और नेगेटिव साइन मैं दोबारा बता रहा हूं, ये जाहिर कर रही है डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, और ये जो पॉजिटिव साइन है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो ये बेटे हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपके सामने लिखा, रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के हवाले से। अब इसी तरह से मेरे बेटे देखिए, जरा तवज्जो कीजिए। तो अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स जो है हम बात कर रहे हैं कि यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि हम रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट्स को कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास देखिए हमने रेट लिखते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब स्टूडेंट जो कंसंट्रेशन जब भी स्क्वायर ब्रैकेट आएगी, आप ये बात ध्यान में रख लीजिए, जब भी स्क्वायर ब्रैकेट आएगी उसमें जो यूनिट्स होंगे कंसंट्रेशन के वो हमारे पास मोल पर डी, और जो हमारे पास टाइम के यूनिट्स होंगे वो यकीनन सेकंड होंगे। इसका मतलब है मोल पर डी पर सेकंड हमारे पास इसके यूनिट्स हैं। और साथ में स्टूडेंट्स आप देखिए अब ये यूनिट्स क्या बन गए, मोल पर डी क्यूब, और ये सेकंड ऊपर जाएगा तो ये पर सेकंड आ जाएगा, मोल पर डी क्यूब पर सेकंड। ये यूनिट यकीनन विद द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर ऑफ एक्शन चेंज होंगे, लेकिन वो हम साथ साथ डिटरमाइन करते रहेंगे। तो हमारे पास ये जनरल यूनिट
पास ओवरऑल यूनिट्स बन गए इस रिएक्शन के। तो अब स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट हमारे पास कुछ टाइप्स हैं रेट की, रिएक्शन रेट की कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं जो मैंने आपको बतानी है। स्टूडेंट्स आपने ये फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है कि रेट दो तरह का होता है, एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट और एक हमारे पास होता है एवरेज रेट। तो स्टूडेंट देखिए इंस्टेंटेनियस रेट जो होता है वो एक रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एट एनी स्पेसिफिक टाइम इंटरवल। यदि आप रिएक्शन हो रहा है आप 5 मिनट्स के बाद उसका रेट डिटरमिन कर लें, रिएक्शन हो रहा है आप 4 मिनट्स के बाद उसका रिएक्शन रेट डिटरमिन कर लें। यानी किसी एक स्पेसिफिक टाइम पर जब आप किसी एक रिएक्शन का रेट फाइंड करते हैं, एक किसी इंस्टेंट पर आप किसी रिएक्शन का रेट फाइंड करते हैं, तो वो रेट क्या कहलाता है? दैट रेट इज एक्चुअली नोन एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन। और ये बेटे हमारे पास इसको लिखते हैं रेट इज इक्वल टू माइनस dA ओवर dt, यानी कि डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये जो टाइम है इट विल बी अ स्पेसिफिक टाइम, इट विल बी अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। किसी एक इंटरवल 1 सेकंड के लिए हमने किसी 1 मिनट के बाद या 2 मिनट के बाद रिएक्शन का रेट फाइंड करना। इसके बाद दूसरी जो हमारे पास रेट की टाइप होती है वो हमारे पास है एवरेज रेट। और एवरेज रेट क्या कहता है कि द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बिटवीन टू स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स। यानी कि आपने क्या किया कि 4 मिनट्स रिएक्शन का रेट डिटरमिन किया, फिर आफ्टर 8 मिनट्स यानी कि 4 मिनट्स का इंटरवल लिया आपने, तो फिर आपने दोनों का एवरेज निकाला। इसका मतलब है द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू स्पेसिफिक टाइम इंटरवल इज नोन एज एवरेज रेट। यानी कि दो स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के दरमियान जो आप रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन फाइंड करेंगे उस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को एवरेज रेट कहा जाएगा, उसे एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो कहा जाएगा। तो एवरेज रेट के लिए डेल्टा A और डेल्टा D हम ये शो करेंगे, और ये जो डेल्टा है दैट इज रिप्रेजेंटिंग टू द चेंज, ये चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि चेंज हो रही है कंसंट्रेशन ऑफ A, और किसके हिसाब से चेंज हो रही है? इट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये बच्चों हमारे पास दो तरह का रेट हो गया, एक एवरेज रेट, एक इंस्टेंटेनियस रेट जी। तो इसमें आप देखिए कि हमारे पास रेट इंस्टेंटेनियस और एवरेज दोनों में डेफिनेशन आपके सामने। इंस्टेंटेनियस मतलब एट एनी वन इंस्टेंट एंड एवरेज मीन बिटवीन टू स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स। अब बड़ा इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट है रेट लॉ। तो ये रेट लॉ क्या है? इट एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन कंसंट्रेशन और एंड केमिकल रिएक्शन। ये बेटे हमारे पास कंसंट्रेशन है किसके दरमियान? कंसंट्रेशन एंड रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि मिकदार के साथ केमिकल रिएक्शन के रेट में क्या चेंजेस आती हैं, इन चेंजेस को स्टडी करने के लिए जी। तो ये कंसंट्रेशन एक चीज आ गई, और दूसरा रेट, किसका रेट? केमिकल रिएक्शन का रेट। यानी कि ये कंसंट्रेशन और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में एक रिलेशन जो है वो हमें बताएगा, इसको हम रेट लॉ कहेंगे। और किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट लॉ है, आपने लॉ ऑफ मैथ सेक्शन पढ़ा होगा कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो सिमिलरली आप देख सकते हैं कि अगर मेरे पास ये रिएक्शन A+2B और ये प्रोडक्ट में जा रहा है, तो इस रिएक्शन का रेट क्या होगा? इस रिएक्शन का रेट होगा कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B। अब 2 मोल है तो आपको पता है ये मोल जो है पावर में चले जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो रेट है, अब ये रेट हमें बता रहा है कि इस रिएक्शन का रेट A की सिंगल पावर पर, A की 1 पावर पर डिपेंड करता है, जबकि B के स्क्वायर पर डिपेंड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस एक्सप्रेशन को हम रेट लॉ कहते हैं, इस एक्सप्रेशन को हम रेट एक्सप्रेशन कहते हैं, जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का इफेक्ट शो करता है किसके साथ? विद द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब है वो एक्सप्रेशन जो रेट और कंसंट्रेशन के दरमियान एक रिलेशनशिप को स्टडी करता है, वो रेट एक्सप्रेशन, रेट लॉ कहलाता है। अब आप देखिए हमारे पास ये रेट लॉ से हम बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें स्टूडेंट्स फाइंड कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये रेट एक्सप्रेशन जनरल है कि एक रिएक्शन A है उसके मोल्स है M है, फिर B के मोल्स M है। आपको एग्जांपल भी दे रहा हूं कि ये रिएक्शन है 2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन बन रही है। हमारे पास इस रिएक्शन का जो रेट है ये इसके स्क्वायर की पावर के इक्वल है, क्योंकि इसके 2 मोल है तो वो उसकी पावर में चले गए। तो इसको हम रेट एक्सप्रेशन कहते हैं। ये रेट लॉ है जो रेट और कंसंट्रेशन के दरमियान एक रिलेशन को जाहिर करता है। अब
ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या होती है मॉलिक्यूलरिटी, पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो स्टूडेंट बात ये है कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन रेट डिटरमिनिंग स्टेप इज कॉल्ड इट्स मॉलिक्यूलरिटी। तो स्टूडेंट्स बात ये है कि ये जो सिंपल बेसिक टर्म्स जो आप इसके इंट्रोडक्टरी टॉपिक में स्टडी कर रहे हैं ये बड़ी सिंपल है। आगे यकीनन हम कल के लेक्चर में बड़ा ही इंपॉर्टेंट इसका क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए स्टार्ट करेंगे। इसमें आप देखेंगे मॉलिक्यूलरिटी, इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल है रेट डिटरमिनिंग स्टेप में। अगर मैं इसका रेट लिखूंगा तो यकीनन आप जानते हैं कि इसका जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा concentration of hydrogen and the concentration of iodine. So it's mean that two molecules are involved in the rate determining step. So that's why the molecularity of this reaction will be 2. Similarly, we have another important point, that is order of action. Student, order of action क्या होता है? हमने कहा कि the sum of the exponents, ये exponents का sum है raised to power in the concentration of reactants in rate determining step. यानी कि स्टूडेंट अगर ये मेरे पास एक रिएक्शन है A मोल्स ऑफ A, B मोल्स ऑफ B, फिर C मोल्स ऑफ C और D मोल्स ऑफ D बन रहे हैं। अब अगर इसका रेट लिखूं आपके सामने A के ऊपर A की पावर आ गई, उसकी कंसंट्रेशन, B के ऊपर B के मोल्स आ गए। अब इसका ऑर्डर क्या होगा? सम ऑफ द कंसंट्रेशन A और B, यानी A और B की जो कंसंट्रेशन होगी उसका सम जो है वो हमारे पास इसका ऑर्डर के बराबर होगा। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स हमारे पास अगर आप एक और एग्जांपल ले लेंगे, हाइड्रोजन और आयोडीन, ये मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। हाइड्रोजन आयोडाइड अगर आप इसका रेट देखेंगे, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन। अब हाइड्रोजन की पावर में भी 1 है, आयोडीन की पावर में भी 1 है, 1 + 1 2। इसका मतलब है ये रिएक्शन जो है स्टूडेंट्स ये कौन सा ऑर्डर है? दिस रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सो स्टूडेंट्स व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? That it is the sum of the exponents raised to power concentration of the reactants in rate determining step. और rate determining step क्या होता है? जिसमें हम रेट और कंसंट्रेशन के दरमियान एक रिलेशनशिप को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट ये हमारा आज का पहला एक बेसिक लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा इंशाल्लाह मैं आपकी खिदमत में हाजिर होगा। अस्सलाम वालेकुम।